आपस में जुड़ते हैं और ऑर्गेन्स आपस में फिर क्या करते हैं, एक पूरा ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। ठीक है, समझ पा रहे हो आप लोग? यस मैम। यस मैम। अच्छा, आप बता सकते हो, आप सेल्स को नेकेड आई से देख सकते हो कि नहीं? ऑब्वियसली नहीं। हाँ, क्या? नो मैम। यस और नो? नो मैम। नो, ओके। कोई ऐसा एग्जांपल पता है जो सेल हो एंड उसे आप देख सकते हो? ऑस्ट्रिच एग। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। ऑस्ट्रिच एग जो होता है ना, पहला तो वो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट सेल है। ठीक है, हमारे अर्थ पे वो सबसे लार्जेस्ट सेल है जो ऑस्ट्रिच का एग होता है। और एग एग जो होता है वो अपने आप में एक कंप्लीट सेल है। ठीक है, यस मैम। ओके। अच्छा, सेल के फंक्शन क्या क्या होंगे? सेल क्या क्या कर सकता है? आपको पता है फंक्शन क्या क्या है सेल्स के? बता सकते हो? देखो, सेल्स जो होंगे वो ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर सकते हैं। रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, एंड स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। स्टिमुलाई का मतलब पता है? उसको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, इसका मतलब आप समझ पा रहे हो? मतलब जो हमारा बाहर का एनवायरनमेंट होता है ना, उसके अकॉर्डिंग सेल्स जो होते हैं वो परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो आपने ये फंक्शंस आपको समझ में आ रहे हैं? यस मैम। देखो, Yes, ma'am. ग्रोथ का मतलब आप सब समझ पा रहे होगे कि सेल्स जो होते हैं वो, उन्हें भी खाना चाहिए, है ना? वो खाना खाते हैं, फिर उनके अंदर बहुत सारी प्रोसेसेस चलती हैं जिससे कि वो खाना डाइजेस्ट होता होगा, उनको न्यूट्रिशन मिलता होगा, एंड फिर कहीं ना कहीं उनमें ग्रोथ होती होगी। ठीक है, और फिर रिप्रोडक्शन का मतलब एक सेल जो होता है वो डिवाइड करके दो सेल बनते हैं, 2 से 4, इस तरीके से फर्दर उनका रिप्रोडक्शन होता रहता है। ठीक है, उसी तरीके से वो नंबर ऑफ सेल्स अपने बढ़ाते जाते हैं। एंड रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई का मतलब है कि सेल्स जो होते हैं वो अपने बाहर के एनवायरनमेंट में किस तरीके से लाइव करते हैं, किस तरीके से उस एनवायरनमेंट को रिएक्ट करते हैं, वो होता है रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। ठीक है, अब देखो हम थोड़ी हिस्ट्री ऑफ सेल्स को देख लेते हैं। हिस्ट्री, अभी आप स्क्रीन देख पा रहे हो ना? Yes, ma'am. ओके, सो देखो, फर्स्ट जो डिस्कवरी हुई थी वो एक साइंटिस्ट थे, रॉबर्ट हुक। इनका नाम आप सबने सुना होगा। इसे याद कर लेना आप लोग कि रॉबर्ट हुक जो थे उन्होंने फर्स्ट टाइम सेल को डिस्कवर किया था। ठीक है, उन्होंने क्या किया था कि एक प्लांट में से एक बार्क का सेक्शन लिया था, और उसके अंदर उन्होंने उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा था। तो वहां पे उन्हें ना कुछ हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर्स दिखे थे। हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर्स आप समझते हो? ये देखो, ये एक माइक्रोस्कोप का स्ट्रक्चर है। आपने कभी माइक्रोस्कोप देखा है?
Yes, ma'am. लैब में आपने देखा होगा ना, लैब आई थिंक क्लास 9 से पहले भी लैब आप गए हो बायो की लैब में? No, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा, कोई गया और कोई नहीं गया। तो आप सबने अभी माइक्रोस्कोप देखा होगा, नहीं तो फिर आपको जब लैब जाओगे तो आपको देखने का मौका मिलेगा। तो यहाँ पे क्या होता है ना, देखो ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। इसमें क्या होता है, जो ये वाला, ये यहाँ पे देख रहे हो, ये देखो यहाँ पे ये लेंसेज प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पे मल्टीपल 2-3 लेंसेज प्रेजेंट होते हैं जिनका अलग अलग रिजोल्यूशन होता है। वो क्यों होता है, ये जो बेस है ना, यहाँ पे ये वाला बेस पार्ट अब देख पा रहे हो ना, यहाँ पे हम जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसे प्लेस करते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट को ये लेंसेज क्या करते हैं, ये मैग्नीफाई करके, और हमारा ये जो है ऑक्यूलर आईपीस, यहाँ पे भी एक लेंस होता है जो मैग्निफिकेशन में हेल्प करता है। तो यहाँ से हम उस इमेज को मैग्नीफाई करके देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हम सेल्स को नेकेड आई से नहीं देख सकते, इसीलिए हमें उसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है ना। तो रॉबर्ट हुक जो थे वो फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल्स को डिस्कवर किया था, और उन्होंने टर्म सेल कॉइन किया था। और उन्होंने क्या ये डेड सेल्स को ऑब्जर्व किया था, ठीक है। ये जो सेल्स उन्हें देखे थे वो लिविंग नहीं थे, वो डेड नेचर के थे, समझ लो। और फिर देखो ये सेकंड हिस्ट्री है कि लिविन हुक जो थे सेकंड साइंटिस्ट थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम लिविंग सेल्स को ऑब्जर्व किया था, ठीक है। एंड थर्ड साइंटिस्ट फिर फर्दर रिसर्च होती गई। थर्ड साइंटिस्ट आए थे आर वर्च्यू, जिन्होंने फर्स्ट टाइम, अच्छा इसमें देखो फर्स्ट जो थे रॉबर्ट हुक थे, इन्होंने क्या किया था, डेड सेल्स को देखा था प्लांट के बार्क वाले सेक्शन से, ठीक है। उन्हें एक इस तरीके का हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, यानी कि हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर उन्हें दिखा था सेल्स के अंदर, ठीक है। ये किस टाइप के थे, ये डेड सेल्स थे। सेकंड आए एवी ल्यूएनहॉक, इन्होंने क्या देखा, इन्होंने लिविंग सेल्स को देखा, ठीक है। थर्ड आए रॉबर्ट ब्राउन, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने सेल्स में फर्स्ट टाइम न्यूक्लियस को ऑब्जर्व किया था, ठीक है। तो ये तो हो गई हिस्ट्री के बारे में। फर्स्ट टाइम कौन से ईयर में सेल की डिस्कवरी हुई थी आपको पता है? 1665. वेरी गुड, 1665 में फर्स्ट टाइम सेल की डिस्कवरी हुई थी। सेल को ऑब्जर्व किया था रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। अब एक आती सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आपका, वो आता है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी क्या होता है आपको पता है? सेल थ्योरी में तीन सबसे मेन पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। कुछ आइडिया है इसके बारे में आपको? अच्छा देखो, जो भी मैं यहाँ पे लिख रही हूँ वो आप लोग नोट करते चलना, ठीक है। देखो फर्स्ट जो था इसका इसे प्रपोज किसने किया था, सेल थ्योरी दिया किसने था? M.J. Sheldon and Theodore Schwann. हाँ गुड, दो साइंटिस्ट थे, शेल्डन एंड स्वान ने इन्हें दिया था, ठीक है। तो उन्होंने कहा था, शेल्डन एंड स्वान ने क्या कहा था, फर्स्ट पॉइंट कि
all plants and animals are composed of cells. ठीक है. सेकेंड पॉइंट उन्होंने कहा था कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. लेकिन इन दोनों सेंटेंसेस का मतलब आप समझ रहे हो ना. लेकिन अभी भी ये सेल थ्योरी कंप्लीट लग रही है क्या? इसमें ये पता चल रहा है हमें कहीं भी कि सेल्स एक्चुअली आते कहाँ से हैं? ऐसे हवा में तो सेल्स नहीं पैदा हो जाते होंगे ना. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ मिसिंग था, है ना. वो था थर्ड पॉइंट कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम pre-existing सेल्स. इसका मतलब है कि जो भी नए सेल्स आते हैं वो हमेशा प्रीवियस सेल से ही अराइज होते हैं. ठीक है. और ये टर्म किसने दिया था कि वो प्रीवियस सेल से आते हैं? Rudolf Virchow. रुडोल्फ वर्च्यू. इन्होंने बोला था कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. तो उन्होंने ये चीज मॉडिफाई की थी. ठीक है. तो दो बातें पहले सेल्डन एंड श्वान ने बताई थी कि सेल्स जो होते हैं और सारे प्लांट्स, एनिमल्स, सारे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं सेल के बने होते हैं. सेल जो होता है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होता है. लेकिन ये उन्होंने नहीं बताया कि सेल्स एक्चुअली आते कहाँ से. तो ये बाद में ऑलमोस्ट 6 to 7 years के बाद ये एक आर वर्च्यू साइंटिस्ट है, उन्होंने ये देखा, रिसर्च किया और फिर उन्होंने बताया कि सेल्स जो होते हैं वो हमेशा प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से ही बनते हैं. ठीक है. ओके. अब हम पढ़ते हैं डिवीजन ऑफ सेल्स. सेल्स को हम किन किन बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं? देखो सेल्स को सबसे पहला है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर. ठीक है. यहाँ पे देखो सेल साइज ऑफ द सेल. जो नॉर्मल साइज होता है ना ह्यूमंस में वो 20 माइक्रोमीटर टू 30 माइक्रोमीटर तक होता है. माइक्रोमीटर का मतलब आप समझ पा रहे हो कितनी स्मॉल यूनिट है वो. माइक्रो का मतलब हो गया 10⁻⁻⁶. ठीक है. गाइस आप सुन पा रहे हो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ. अगर आप कुछ नहीं समझ में आ रहा ना, आपको कोई भी वर्ड टर्म समझ में नहीं आएगा तो आप मुझे उसी टाइम पूछ सकते हो. ठीक है. ओके. तो साइज ऑफ सेल देखो सबसे लार्जेस्ट सेल जो है अभी हमें आयुषी आपने बताया था ना कि ऑस्ट्रिच का एग होता है जो देखो 15 सेंटीमीटर होता है डायमीटर में. 15 सेंटीमीटर. Miss प्रियांशी बताई थी. ओके. प्रियांशी बताई थी. तो ये हाँ जो लार्जेस्ट सेल होता है सबसे ज्यादा एनिमल्स में वो ऑस्ट्रिच का एग होता है. वो 15 सेंटीमीटर का होता है डायमीटर में. 15 सेंटीमीटर का मतलब है इसलिए हम इसे नेकेड आई से देख पा रहे हैं, है ना. और प्लांट्स में क्या होता है एसिटाबुलेरिया. ठीक है. तो ये एग्जांपल्स हैं, इन्हें आप याद रखना. ठीक है. फिर देखो सबसे लॉन्गेस्ट सेल कौन सा होता है? एनिमल्स में होता है हमारा नर्व सेल. नर्व सेल कहाँ प्रेजेंट होता है? प्रियांशी. मैम हैंड सब जगह. हाँ. मैम बॉडी में होती है. हाँ बॉडी में कौन से पार्ट में प्रेजेंट होता है? मैम सब जगह होता है. नर्व सेल सब जगह होता है नर्व सेल.
मैम पता नहीं। मैम नर्व्स में मैम ब्रेन हाँ से कनेक्टेड होता है, स्पाइनल कॉर्ड। हाँ जी, सही बोल रहे हो। ब्रेन से मेनली कनेक्टेड होता है ना नर्व सेल्स, जो कि जो हमारे इंफॉर्मेशन जो होते हैं उसको प्रोसेस करके हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है। ठीक है, तो देखो इसका लेंथ भी कितना अप टू 1 मीटर तक दिया है। ये फोल्डेड फॉर्म में रहता है हमारी बॉडी में। ठीक है, और प्लांट्स में है हेम्प फायर। अब जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल है इस अर्थ पे वो है पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। पीपीएलओ आप जानते हो उनके बारे में? देखो इसका एग्जांपल है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जो होता है ना, ये ऐसा सेल होता है जो बहुत ही छोटा होता है, इवन की सबसे स्मॉलेस्ट सेल है अर्थ पे। इनके पास क्या होता है, सेल वॉल नहीं होता है। सेल वॉल का फंक्शन क्या होता है आप जानते हो? सेल वॉल जो होते हैं ना, वो सेल्स को एक स्ट्रक्चर, प्रोटेक्ट करते हैं। हाँ प्रोटेक्ट भी करते हैं और एक स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करते हैं। तो माइकोप्लाज्मा जो होता है ना, वो मेनली ऐसे बैक्टीरिया हैं जो डिजीज कॉज करते हैं हम हमारे अंदर। ठीक है, और इनको इनकी डिजीज ऐसे होता है ना जिनको क्योर करना भी बहुत मुश्किल होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि देखो इनके पास सेल वॉल नहीं होता है। ठीक है, जब सेल वॉल नहीं होगा तो जो भी ड्रग टारगेटिंग होती है, मतलब जो भी दवाइयां बनाई जाती हैं, आपको पता होगा कि वो लॉक एंड की मेथड पे या फिर दूसरे तरीके से ड्रग टारगेटिंग करके दवाइयां बनती है ना, एंटीबायोटिक्स जो होते हैं वो बनते हैं। तो अभी माइकोप्लाज्मा के पास तो सेल है नहीं, तो हम किसे टारगेट करेंगे? एक स्ट्रक्चर होना चाहिए ना, जो हमें पता हो कि अच्छा इसका ये स्ट्रक्चर है। देखो अभी वायरस जो है कोरोना वायरस, इसका भी स्ट्रक्चर पता करना बहुत मुश्किल था। क्यों? क्योंकि उनके पास भी सेल वॉल नहीं होता है। ठीक है, तो इसीलिए उसकी भी ड्रग टारगेटिंग बहुत मुश्किल थी। उसके लिए कोई भी एंटीबायोटिक अभी तक नहीं है मार्केट में, आपको पता है ना। तो सेम कंडीशन माइकोप्लाज्मा के साथ भी है कि वो सबसे एक तो सबसे छोटे सेल्स हैं, उनको देख पाना भी बहुत मुश्किल है, फाइंड आउट कर पाना भी बहुत मुश्किल है, और उनके पास सेल वॉल भी नहीं होता है। ठीक है, अब देखो शेप ऑफ द सेल्स, ये चीजें आपको समझ में आई जो भी मैंने बोला? यस मैम। देखो हम शेप के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा। थर्ड टाइप का डिवीजन है शेप के बेसिस पे। देखो हम सबसे पहले हम बैक्टीरियल सेल्स की बात कर लेते हैं। बैक्टीरियल सेल्स जो होते हैं ना, बैक्टीरियल सेल्स तो बहुत ही छोटे हैं, आपको नेकेड आई से दिखते भी नहीं है ना। तो इनका जो फर्स्ट शेप होता है वो होता है बेसिलाई स्ट्रक्चर, जो कि रॉड शेप्ड होता है। ठीक है, देखो ये इस तरीके के होते हैं, इस तरीके से रॉड्स के फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, सेकेंड शेप होगा फुकाई। फुकाई का मतलब होता है स्फेरिकल शेप, स्फेरिकल शेप। ठीक है, ये कैसे होंगे? ऐसे राउंड राउंड होंगे, स्फेरिकल के फॉर्म में होंगे। ठीक है, ये सारे बैक्टीरियल सेल्स हैं। थर्ड स्ट्रक्चर होता है
विब्रियो। विब्रियो कैसा होता है? ये कॉमा शेप का होता है, इस तरीके से, जैसे एक कॉमा बना दिया किसी ने, इस तरीके से विब्रियो शेप के बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, अभी फोर्थ वन है स्पाइरिला। स्पाइरिला ये कैसा होता है? स्पाइरल शेप का होता है, या फिर आप हेलिकल भी बोल सकते हो। ठीक है, इस तरीके का स्पाइरल लाइक स्ट्रक्चर इनका होता है। समझ रहे हो? Yes, ma'am. स्पाइरिला का ना एक कॉमन एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ जो हमारी बॉडी में भी प्रेजेंट होता है। इसका नाम है एग्जांपल स्पाइरोकेट्स। स्पाइरोकेट्स पता है कहाँ प्रेजेंट होते हैं? हमारे दांतों में। जब दांतों में कैविटीज हो जाती ना, या जो आप देखते हो कि दांतों के अगल बगल में आप ब्रश नहीं करो तो वाइट वाइट कुछ जम जाते हैं। आपको आपने कभी देखा होगा, है ना? तो वो जो उसी के अंदर ना ये स्पाइरोकेट्स वाले बैक्टीरिया होते हैं। तो अगर हम अपनी माउथ की हाइजीन को क्लीन नहीं रखेंगे ना, तो ये स्पाइरोकेट्स बैक्टीरिया ज्यादा डेवलप हो जाएंगे और वो कोई ना कोई डिजीज, फिर ओरल डिजीज क्रिएट करेंगे। ठीक है, समझ गए? तो ये तो बैक्टीरियल शेप हो गया। कौन कौन से शेप थे बताओ? हेलो प्रियांशी, आयुष, बोलो कोई। कौन कौन से शेप को भी आपने देखा? वाइब्रोस, स्पाइरिला, बैसियाई, बैसिलाई, फोकाई, विब्रियो, वाइब्रो, स्पाइरिला। ठीक है, ये सारे क्या थे? बैक्टीरियल बैक्टीरियल सेल्स के शेप थे। ठीक है, अभी हम कुछ ह्यूमंस के अंदर भी देख लेते हैं। ह्यूमंस के अंदर कौन कौन से सेल्स होते हैं और वो किस शेप में होते हैं। आपने नर्व सेल का स्ट्रक्चर देखा है कभी? ये क्या होता है नर्व सेल में? देखो, ये एक नर्व सेल है, ठीक है, जो इंफॉर्मेशन कैरी करता है ह्यूमंस में, मतलब ऑर्गेनिजम्स में। ठीक है, ये कैसा शेप का होता है? इलोंगेटेड, या फिर इनको ब्रांच शेप भी बोल सकते हैं। देखो इसमें इस तरीके के ब्रांच निकले हुए हैं ना अलग अलग, तो इन्हें ब्रांच शेप का भी बोल सकते हैं। ठीक है, आप लोग को ये नोट डाउन करना है। अच्छा चलो, इसका तो मैं पीडीएफ भेजूंगी। वैसे अगर आप नोट डाउन करना चाहते हो तो नोट डाउन भी कर सकते हो। ठीक है, सेकंड होता है डिस्कॉइडल शेप। डिस्कॉइडल या बाइकॉनकेव शेप भी होता है। इसका एग्जांपल बता सकते हो? देखो, ये हो गया एक आरबीसी। आरबीसी क्या होता है? रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल्स, है ना? रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो हमारे अंदर प्रेजेंट होते हैं और वो डिस्कॉइडल या बाइकॉनकेव शेप का होता है। आपको पता है रेड ब्लड सेल्स के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। क्यों नहीं होता है न्यूक्लियस? आरबीसी ऐसे सेल्स हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस भी नहीं होता, सेल ऑर्गेनेल्स भी नहीं होते। तो इनके अंदर क्यों नहीं होता है? आरबीसी क्या काम करते हैं?
पता है आपको आरबीसी हमारे बॉडी में क्या फंक्शन करते हैं? अच्छा देखो, आपको इनका नाम पता है ना, रेड ब्लड सेल्स। तो जो आरबीसी होते हैं वो जो हमारी बॉडी में ब्लड फॉर्मेशन होता है ना, ब्लड फॉर्मेशन का काम करते हैं। ठीक है, तो देखो इनका काम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी लाइफ के लिए ब्लड होना हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। बहुत ज्यादा ब्लड चाहिए होता है हमें सरवाइव करने के लिए। तो इनके अंदर सेल न्यूक्लियस या ऑर्गेनेल्स इसीलिए नहीं होता है ताकि ये अपने अंदर ज्यादा से ज्यादा ब्लड को स्टोर करके रख सके। ठीक है, समझ रहे हो आप लोग? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, अब हम थर्ड शेप के बारे में देखते हैं। वो होता है स्पिंडल शेप का। इसका एग्जांपल है मसल सेल्स। ठीक है, जो स्पिंडल शेप का होता है। स्पिंडल शेप कैसा होता है? इस तरीके से स्पिंडल लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, दोनों साइड में इस लाइक कॉर्नर बन जाता है, इसे स्पिंडल शेप बोलते हैं। ठीक है, एंड फोर्थ जो होता है सबसे कॉमन शेप स्फेरिकल। इसके एग्जांपल होते हैं एग्स। अभी आपने बताया था जैसे स्फेरिकल शेप एग्स, जो हम नेकेड आई से भी देख पाते हैं। ठीक है, तो आपको शेप समझ में आए? तो सेल्स को हम किन किन पीसेस पे डिवाइड कर सकते हैं? On the basis of size, number, and shape. On the basis of shape, numbers and shape, numbers and Size. 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 ओके, ठीक है। अब देखो फर्दर हम, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। क्या होते हैं ये प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल? डिफरेंस बता सकते हो? पहले तो आप मतलब बताओ इनका कि प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है। देखो प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव। ठीक है, और कैरियोट्स का मतलब होता है न्यूक्लियस। प्रिमिटिव का मतलब है कि अनडेवलप्ड, बोल सकते हैं अनडेवलप्ड, जो अच्छे तरीके से डेवलप्ड ना हुआ हो। ठीक है, तो जो प्रोकैरियोट्स होते हैं ना, छोटे ऑर्गेनिजम्स लाइक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इनमें क्या होता है कि सेल तो होता है, सेल है, ठीक है, ये सेल है मान लो, लेकिन इनके अंदर क्या है? सेल के अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, इनका जो जेनेटिक मटेरियल है, मटेरियल मान लो इस तरीके से प्रेजेंट है, लेकिन कोई डिफाइंड रीजन नहीं होता है, और इनके पास सेल ऑर्गेनेल्स भी नहीं होते हैं। ये इनका जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन वो डिफाइंड नहीं होता है। ठीक है, और यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है? यू यू का मतलब क्या होता है? यू का मतलब होता है डेवलप्ड, और कैरियोट्स मीन्स न्यूक्लियस। अच्छा, आप न्यूक्लियस का मतलब समझ रहे हो? न्यूक्लियस 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 क्या बोल रहे हैं? न्यूक्लियस बताओ, न्यूक्लियस क्या होता है? शेयर स्क्रीन का ऑप्शन नहीं आ रहा। शैली,
आयुषी, आयुष, प्रियांशी, सुन रहे हो आप लोग? अनम्यूट करो। हेलो प्रियांशी, आवाज आ रही है? हेलो, यस मैम। कोई सुन पा रहे हो मुझे? यस मैम। हाँ, तो आपको न्यूक्लियस पता है? न्यूक्लियस क्या होता है? बच्चे अनम्यूट करो। न्यूक्लियस आर द सेल ऑर्गेनेल्स। हाँ, न्यूक्लियस आर द सेल ऑर्गेनेल्स। हाँ, क्या क्या फंक्शन होता है उनका? अच्छा देखो, मैम इट रेगुलेट्स द एक्टिविटी, कंट्रोल्स द एक्टिविटीज ऑफ द सेल। ओके, देखो न्यूक्लियस क्या होता है ना, ये किसी भी सेल का सेंट्रल पार्ट होता है। ये समझो एक सेल है एंड ये समझो कि उसका न्यूक्लियस है। ठीक है, सेल का जो सेंटर पार्ट होता है उसको न्यूक्लियस करते हैं। मतलब पूरा का पूरा जो सेल होता है ना, वो न्यूक्लियस के ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो ये न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर आपने टर्म सुना होगा, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स, है ना? इस तरीके का टर्म आपने सुना होगा। डीएनए जो होता है हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है। आरएनए भी किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स में होते हैं, जेनेटिक मटेरियल होते हैं। प्रोटीन्स जो होते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ होते हैं। तो ये सारे जितने जेनेटिक मटेरियल्स हैं ये हमारे न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आप जो जेनेटिक मटेरियल का मतलब समझ रहे हो? जो जीन्स हैं, जो आपके आपके फॉर्मेशन में जितने भी इंफॉर्मेशन यूज होते हैं, जिस तरीके से आप बने हो, लाइक आप जिस तरीके से आपकी जो फैमिली इंफॉर्मेशन एक एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में पास होती रहती है ना, वो सारी जेनेटिक मटेरियल के थ्रू ही पास होती है। ठीक है, और उन जेनेटिक मटेरियल का सिंथेसिस कहाँ होता है? वो न्यूक्लियस के अंदर होता है। समझ रहे हो? यस मैम। ठीक है, तो अभी यूकैरियोट्स हमने देखा। यूकैरियोट्स का मतलब क्या होता है? जिनके न्यूक्लियस डेवलप्ड हो। ठीक, प्रोकैरियोट्स जो थे वो सबसे पहले जब इवोल्यूशन हुआ था हमारे अर्थ का, तो प्रोकैरियोट्स ही थे जो अर्थ पे आए थे, है ना? तो इसलिए उस टाइम पे न्यूक्लियस इतना डेवलप नहीं था। ठीक है, फिर धीरे धीरे जब इवोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ, जब मॉडिफिकेशंस होने स्टार्ट हुए सेल्स के अंदर, तो धीरे धीरे न्यूक्लियस भी डेवलप हुआ। और उसी तरीके से फिर आगे ऑर्गेनिजम्स भी धीरे धीरे डेवलप होते चले गए। ठीक है, तो फर्स्ट चीज जो आपने देखी वो न्यूक्लियस का देखा, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स में, है ना? अब देखो, सबसे बेसिक से हम लोग समझ लेते हैं। फर्स्ट साइज हम देख लेते हैं। तो प्रोकैरियोट्स जो होते हैं बहुत ही स्मॉल होते हैं। इनका साइज ऑलमोस्ट 1 to 10 माइक्रोमीटर तक होता है। और जो यूकैरियोट्स होते हैं वो थोड़े से लार्ज होते हैं एज कंपेयर टू प्रोकैरियोट्स। इनका साइज 5 to 100 माइक्रोमीटर तक होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? न्यूक्लियस इज अनडेवलप्ड। न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियर रीजन तो होता है, जैसे कि डीएनए, आरएनए मैंने जो भी बताया वो तो प्रेजेंट होते हैं, पर वो कैसे प्रेजेंट होते हैं? वो सिर्फ लाइक एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। इस तरीके से मान लो डीएनए, आरएनए जो भी है वो इस तरीके से प्रेजेंट हुआ। और यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होते हैं ना, कि वो एक अच्छे से कवरिंग होती है जिसे हम न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर डीएनए एंड बाकी अदर जेनेटिक मटेरियल जो होते हैं वो रहते हैं एंड वो काफी प्रोटेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो अभी आपको डिफरेंस समझ में आया?
इस रीजन को सिंपली न्यूक्लियोइड बोला जाता है, जिसके ऊपर क्या है, न्यूक्लियर एनवेलप नहीं है। ठीक है, तो इस रीजन को हमने न्यूक्लियोइड बोल दिया। अभी यूकैरियोट्स में क्या हो गया, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर एनवेलप कह लो आप, इसके चारों ओर होते हैं। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट हमने लिखा कि न्यूक्लियस इज अनडेवलप्ड एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। ठीक है, और इसमें क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। ठीक है, समझ रहे हो आप लोग। हमारा थर्ड पॉइंट होता है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं आपको पता है। आयुष, यस मैम। अच्छा आप बताओ क्रोमोसोम क्या होता है। मैम क्रोमोसोम्स हम लोग के बॉडी में प्रेजेंट हो। हाँ प्रेजेंट होते हैं। क्या करते हैं क्रोमोसोम, अच्छा कोई बात नहीं, आप नहीं पता तो बोल दो मैम नहीं पता। ठीक है, देखो क्रोमोसोम्स जो होते हैं ना, जब हमारा सेल डिवीजन होता है, ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट कि वो सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर आपने कहीं तो देखा होगा, ये क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, तो जब आपने अभी माइटोसिस, मियोसिस ये सब टर्म सुना होगा, अभी वैसे आगे ये सब हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, तो उस टाइम पे क्या होता है ना कि ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं, इन्हीं के थ्रू सेल अपना डिवीजन करता है, मतलब एक सेल 2 में, 4 में, 8 में इस तरीके से डिवाइड होते हैं, तो वो क्रोमोसोम की हेल्प से ही होते हैं। और जो मैंने अभी आपको ऊपर डीएनए और प्रोटीन्स ये सब बताए थे कि हमारे न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो सभी इसी क्रोमोसोम्स के ऊपर कहीं ना कहीं अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, और ये क्रोमोसोम्स कहाँ पाए जाएंगे फिर, क्रोमोसोम्स न्यूक्लियस के अंदर ही मिलेंगे हमें। ठीक है, समझ गए। तो देखो जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उसमें सिंगल क्रोमोसोम होता है, और जो यूकैरियोट्स होते हैं उसमें एक से ज्यादा क्रोमोसोम्स होते हैं। अच्छा ह्यूमंस में कितने होते हैं पता है, 23। 23 पेयर होता है। ठीक है, वो पेयर्स में रहते हैं, यानी कि टोटल 46 हो गए। ठीक है, अभी आगे हमारा फोर्थ पॉइंट है डीएनए, जिसके बारे में हम बता रहे थे। डीएनए क्या होता है, डीएनए का फुल फॉर्म बता सकते हैं कोई। डीएनए का फुल फॉर्म, आयुषी, शैली, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चे। ओके, डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो हमारे प्रोकैरियोट्स में डीएनए होते हैं। यस मैम। हाँ मैम। नो मैम, किसने बोला।
होते हैं ना? हाँ मैम। हाँ मैम, ओके। तो देखो, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें डीएनए
हेलो कोई नहीं।